तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे युद्ध को समझते हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि कूटनीति, महत्वाकांक्षा और सत्ता के एक बेहद दिलचस्प खेल से लड़ा गया था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध। और ये सवाल ही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। ये एक ऐसी कहानी है जो बदलते गठबंधनों और टूटी हुई संधियों से बुनी गई थी। तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी एक अस्थिर सिंहासन से, फिर हम संधियों के खेल को समझेंगे, वडगांव में मिली हार को देखेंगे और आखिर में सालबाई समझौते और उससे मिले सबक के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़े सत्ता संघर्ष की जड़ में ना कोई अस्थिरता होती है, और यहां भी कुछ ऐसा ही था। तो देखिए हो क्या रहा था। मराठा साम्राज्य के शिखर पर एक गहरा संकट था। पानीपत की हार के बाद माधवराव प्रथम ने मराठा शक्ति को वापस तो जोड़ा, लेकिन उनकी अचानक मौत एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ देती है, और इसी खालीपन को भरने के लिए शुरू होता है एक खतरनाक खेल। नारायण राव पेशवा तो बन जाते हैं, पर उनके अपने चाचा रघुनाथ राव की नज़र भी उसी गद्दी पर थी। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। सत्ता के भूखे रघुनाथ राव ने सिंहासन पाने के लिए अंग्रेजों का दरवाजा खटखटाया। उनका ये एक फैसला, जो एक पारिवारिक झगड़ा था, उसे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बदल देता है। अब यहां से शुरू होता है असली कूटनीतिक खेल, एक ऐसा खेल जो तलवारों से कम और कागज और स्याही से ज्यादा लड़ा गया। तो पहली चाल चली रघुनाथ राव ने। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की। सौदा सीधा था, आप मुझे 2500 सैनिक दो और बदले में सालसेट और बेसिन जैसे अहम इलाके ले लो। ये एक बहुत बड़ा दांव था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अंग्रेज खुद एक मत नहीं थे। कलकत्ता में जो उनकी काउंसिल बैठी थी, उन्होंने बॉम्बे वाले इस डील को खारिज कर दिया और एक नई संधि हुई, पुरंदर की संधि। इस बार मराठा मंत्री नाना फडणवीस के साथ, और रघुनाथ राव, उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो जरा इस बदलाव को देखिए। सूरत की संधि में जो रघुनाथ राव 2500 सैनिकों का मालिक बनने वाला था, पुरंदर की संधि में उसे सिर्फ पेंशन पर डाल दिया गया। जहां अंग्रेजों को 2 बड़े इलाके मिल रहे थे, अब उनके पास सिर्फ सॉल्सेट बचा। मतलब एक ही साल में पूरा खेल पलट गया। अब जब बातचीत की मेज पर बात ना बने तो मामला कहां जाता है? जाहिर है युद्ध के मैदान पर। तो देखिए हुआ क्या। बॉम्बे के अंग्रेज माने नहीं। उन्होंने पुरंदर की संधि को ताक पर रखकर रघुनाथ राव को पनाह देना जारी रखा। अब इसके जवाब में नाना फडणवीस ने भी एक चाल चली। उन्होंने अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह दे दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। अंग्रेजों ने इसे एक उकसावे की तरह लिया और अपनी सेना पुणे की तरफ भेज दी। और यहीं पर मराठा खेमे से एक शानदार लीडर सामने आते हैं, महादजी शिंदे। उन्होंने इस चुनौती का ऐसा जवाब दिया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। तो 1779 में वडगांव में जो हुआ वो अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक जबरदस्त अपमान था। महादजी शिंदे की सेना ने एक बेहतरीन रणनीति अपनाई। उन्होंने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काट दी, फसलें जला दी और ब्रिटिश सेना को पुणे के पास के घाटों में बुरी तरह फंसा लिया। बिना खाने पीने के उनके पास घुटने टेकने के सिवा कोई चारा नहीं था, और उन्हें वडगांव की अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने पड़े। इतने सालों की लड़ाई और कूटनीतिक उठापटक के बाद दोनों पक्ष समझ चुके थे कि एक स्थायी शांति की जरूरत है। और फिर हुई सालबाई की संधि। इसमें क्या तय हुआ? देखिए, अंग्रेजों ने सॉल्सेट और भड़ौच अपने पास रखे, लेकिन बाकी जीते हुए इलाके वापस कर दिए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने माधवराव द्वितीय को ही असली पेशवा मान लिया। और रघुनाथ राव, उनका खेल हमेशा के लिए खत्म। उन्हें पेंशन पर भेज दिया गया। तो इस पूरी कहानी से, सत्ता के इस पूरे खेल से हम क्या सबक सीखते हैं? 3 लाख रुपए सालाना, ये वो कीमत थी जो रघुनाथ राव को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मिली। वो शख्स जिसने ये पूरा युद्ध शुरू किया, उसका हश्र ये हुआ। जैसा कि कहा जाता है, वो एक राजा बनना चाहता था, लेकिन आखिर में उसी ताकत का पेंशनर बनकर रह गया जिसे उसने खुद अपने घर बुलाया था। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? तो देखिए, सबक साफ है। पहला, घर की फूट बाहरी ताकतों को मौका देती है। दूसरा, सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं होता, वडगांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तीसरा, कूटनीति अपने आप में एक युद्ध का मैदान है। और सबसे अहम, इस युद्ध के बाद अंग्रेज सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहे, वो भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरे।
तो आखिर में ये सवाल बचता है कि सत्ता के किसी भी संघर्ष में महत्वाकांक्षा की असली कीमत चुकाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज इस युद्ध के बाद भी दशकों तक सुनाई देती रही।